स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का भूगोल इतिहास का दोनों चैप्टर हो गया है। भूगोल में भी 2 चैप्टर पढ़ाना है, फटाफट कंप्लीट कर देंगे दोनों को। आज देखेंगे ये जलवायु, उसके बाद एक और चैप्टर बना है उसको भी तुरंत आज ही दे देंगे। उसके बाद इसी तरह करते हुए सारा सब्जेक्ट, सारा जो है सोशल साइंस का जितना इतिहास हो गया, भूगोल, नागरिक शास्त्र, उसके बाद अर्थशास्त्र, सब कंप्लीट कराएंगे। साइंस भी कंप्लीट कराएंगे, मैथ भी कंप्लीट कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है, हिंदी भी कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जलवायु चैप्टर का नाम है। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है टर्म 2 में, क्योंकि टर्म 2 में तो एमसीक्यू भी रहेगा, तो एमसीक्यू भी देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, है ना। बीच में इसके ऊपर के भागिएगा तो फिर हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूट जाए, इसलिए लास्ट तक जरूर बनिएगा। दिए गए नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व के सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है पूरी दुनिया में, ये पता होगा आपको, मेघालय में है ना। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नांकित में से क्या कहा जाता है? तो लू कहते हैं। गर्मी की ऋतु में जो मैदानी भाग में जो हवा बहता है पवन, उसको लू चलना कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु के होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? शीत ऋतु में ठंडा में जो वर्षा होती है उसका क्या कारण है? तो पश्चिमी विक्षोभ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून का आगमन निम्नांकित में से कब होता है? तो जून के प्रारंभ में, है ना। जून, जैसे अभी मई चल रहा, मई में स्टार्ट हो गया है अभी आज जो पानी और आंधी तूफान आया है पूरा। निम्नांकित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु का विशेषता है? तो गर्म दिन और ठंडी रातें। दिन में क्या होगा गर्म और रात में ठंडी होती है, ये शीत ऋतु का विशेषता है। भारत की जलवायु किस प्रकार है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो बीचों बीच जो गुजरता है उसको कर्क रेखा कहते हैं। कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो महावट कहते हैं, महावट। अगला क्वेश्चन है, भारत में जलवायु और मौसम किस कारण से प्रभावित होता है? तो देखिए, दबाव और धरातली पवन, ये भी सही है। कोरियोलिस बल एवं ऊपर की वायु का संचरण, ये भी सही है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, ये भी सही है, मतलब इनमें से सभी लगा देना है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 महीने कौन से हैं? तो जुलाई और अगस्त सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। किस प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है? तो केरल में दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की ऋतु भी होती है? तो 4 प्रकार की ऋतु पाई जाती है, ठंडा, गर्मी, बरसात और एक का बसंत ऋतु। थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? तो थार का मरुस्थल पश्चिमी भाग में, भारत के पश्चिमी भाग में। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? तो राजस्थान में सबसे कम का रेगिस्तानी एरिया है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो मानसून कहलाता है। वायु की दिशा में जो परिवर्तन वही मानसून कहलाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस अरबी शब्द से हुई है? तो मौसम से हुआ है, मौसम, है ना, मानसून। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो राजस्थान में है थार का मरुस्थल। भारत में किसे एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है? तो मानसून को एक सूत्र में बांधने, भारत को पूरा एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है मानसून को। भूमध्य सागर में उठने वाली चक्रवाती तूफान निम्नांकित में से किस देश में पश्चिमी विक्षोभ से जाना जाता है? तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीनों में पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। लू शब्द का क्या अर्थ है? तो गर्म हवा, है ना। भारत में सबसे ठंडी स्थान कौन सा है? तो द्रास सबसे ठंडा स्थान भारत का। मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु होती है? तो मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु, जो कि अभी चल रही है। अगला प्रश्न है, काल वैशाखी का संबंध किस राज्य से है? तो काल वैशाखी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। उसके बाद छोटा क्वेश्चन और एक दो नंबर में पूछा जा सकता है, केरल और कर्नाटक के तट पर मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो उसको आम्र वर्षा कहते हैं, आम्र वर्षा। केरल और कर्नाटक तट में मानसून से पहले होता है। तमिलनाडु के तट पर किस ऋतु में भी वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में भी तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है, ठंडा में। भारत में शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? तो स्थल से समुद्र की ओर जो पवन चलती है उसको उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। भारत में शीत ऋतु का समय कब से कब तक होता है? तो नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु यानी ठंडा का समय। एल नीनो क्या है? तो एल नीनो गर्म समुद्री जलधारा है, गर्म
गर्म समुद्री जलधारा को एल नीनो कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में दिन के समय चलने वाली धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवन क्या कहलाती है? तो प्रति चक्रवात कहलाती है। प्रति चक्रवात उत्तर और पश्चिम भारत में दिन के समय जो धूल के साथ गर्म हवा चलता है। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। चक्रवात प्रायः किस तट के डेल्टा क्षेत्र में आते हैं? तो पूर्वी तट के डेल्टा क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतुल्य जलवायु किन स्थानों में पाई जाती है? तो समुद्र के समीप पाई जाती है समतुल्य जलवायु। अगला क्वेश्चन है, अति लघु प्रश्न में 3 नंबर में पूछा जा सकता है, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? तो मानसून प्रकार की जलवायु का अर्थ है वर्ष में पवन की दिशा में मौसमी व्युत्क्रम, माने पवन की दिशा कभी इधर कभी उधर, उसी हिसाब से मानसून कहना है ना। इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो तभी बताएं, दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के कारण मालाबार तट में, है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा मालाबार तट और कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों के नाम लिखिए। तो भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है अक्षांश, वायु, दूसरा तुंगता यानी ऊंचाई, वायुदाब, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? देखिए, हम भूगोल का मास्टर नहीं, इसलिए एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं बता पाएंगे। ठीक, खाली एग्जाम की तैयारी करा दे रहे हैं हम। तो मैथ और साइंस है तो उसको हम बेहतर से समझ, उसका आसपास इर्द गिर्द भी समझाते चलते हैं, लेकिन सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, खाली बस एग्जाम की तैयारी करा दे रहे, किसी तरह एग्जाम बेड़ा पार हो जाए। कुछ खास स्थानों पर दिन और रात के तापमानों में बहुत अंतर पाया जाता है। थार रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री से सेल्सियस हो सकता है और उसी रात घट कर यह हिमांक तक पहुंच सकता है। यह दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है, क्योंकि यहाँ दिन और रात में बहुत अंतर होता है तापमान में, है ना, क्योंकि रेत दिन में समय तेजी से गर्म होती है और रात के समय तेजी से ठंडा हो जाता है। मतलब राजस्थान में भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? माने दिन का तापमान सबसे ज़्यादा रेगिस्तानी भाग में होता है, रात का एकदम बहुत कम हो जाता है ना, क्योंकि रेत दिन में तुरंत गर्म हो जाता है, रात में तुरंत ठंडा भी हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जेट स्ट्रीम क्या है? तो ऊपरी वायुमंडल में एक पतली पेटी में बहुत तेज गति से चलने वाली पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं। लू शब्द से क्या अर्थ है? तो लू शब्द का अर्थ है गर्म हवा। ये उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली शुष्क तथा गर्म हवा है। ये अधिकतर अर्धरात्रि तक भी चलती रहती है। इन गर्म हवाओं का संपर्क कभी कभी प्राण घातक भी हो सकता है, यानी जानलेवा भी हो सकता है। मानसून फटने का क्या अर्थ होता है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हुई आर्द्र हवाएं एक ही महीने में पूरी देश में फैल जाती है। आर्द्रता से युक्त इन पवनों के साथ ही बादलों की तेज गड़गड़ाहट, बिजली चमक और मूसलाधार वर्षा होती है। इसी मानसून का फटना या बादल फटना भी कहते हैं। ठीक है, भारत में कितनी प्रकार की ऋतुएं होती है? नाम लिखिए। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जून से दिसंबर और पीछे हटता मानसून अक्टूबर से नवंबर, जिसको वसंत ऋतु कहेंगे। पीछे हटती मानसून का क्या अर्थ है? तो चलिए, यहाँ पे पीछे हटती मानसून आया तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, पीछे हटता मानसून अक्टूबर मास तक वर्षा का जोर काफ़ी कम हो जाता है और दाब में वृद्धि हो जाती है, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। अक्टूबर के शुरू होते ही मानसून पंजाब से पूरा हट जाती है। गंगा के डेल्टा तथा दक्षिणी भारत से भी क्रमशः अक्टूबर के अंत और नवंबर के प्रारंभ तक मानसून विदा हो जाती है। इन्हीं ही हटता हुआ मानसून कहते हैं, माने मानसून का हटना, बरसात पानी का धीरे धीरे हटना। अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी में आते हैं, जो कि 5 नंबर के लिए पूछ सकता है। जेट धाराएं क्या है तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसका आंसर हम बता दे रहे हैं। ये एक स्थिर गति से तेज चलने वाली पवनें होती है जो ऊपरी वायुमंडल के एक संकरे क्षेत्र में चलती है। इन्हें जेट धाराएं या लहरें कहते हैं। पछुआ जेट लहरों की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व दिशा की ओर बहती है। ये भारत में सर्दी के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। गर्मी के मौसम में पूरी
पूर्वी जेट लहरें उत्तरी भाग पर 25 डिग्री उत्तर के साथ बहती है। यह पूरे भारत का मानसूनी वर्षा का वितरण करने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? तो मानसून वस्तुतः जलपूरित और जल वर्षक पवनें हैं। समुद्री मार्गों से भारत में व्यापार करने आए अरब देश के व्यापारियों ने अपनी अरबी भाषा में इनको मौसम कहा, अतः यह अरबी भाषा से व्युत्पन्न शब्द, इसका अर्थ होता है ऋतु, है ना। तो मानसून कहाँ से लिया गया? अरबी भाषा मौसम से लिया गया है, इसका मतलब ही ऋतु होता है। इस कारण हम यह कह सकते हैं कि ऋतु अनुसार पवनों की दिशा विपर्य ही मानसून, यानी ऋतु के अनुसार जो मौसम के अनुसार जो पवन का दिशा होता है, हवा की दिशा, उसी को मानसून कहते हैं। मानसूनी विराम, एक बार में केवल कुछ दिन वर्षा का होना मानसूनी विराम कहलाता है। संक्षेप में वर्षा का मध्यावकाश ही मानसूनी विराम है। इसका संबंध मानसून द्रोणी से रहता है। अगला क्वेश्चन है, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? तो ये क्यों कहते हैं इसको? तो इसका देखिए, एकता में आबंध करने वाला बंध वाक्यांश से किसी एक चीज की अन्य चीज के साथ सशक्ति या जुड़ाव का संकेत मिलता है। भारत के साथ मानसून के जुड़ाव मामले में भी ऐसा ही दशाएं बनती है। उत्तर की ओर से प्रभावित ठंडी पवनें भारत में प्रवेश नहीं कर पाती क्योंकि इन्हें रोकने वाला प्राकृतिक अवरोधक हिमालय उत्तरी भाग में खड़ा है, हिमालय पर्वत। भारत से बाहर के अन्य देशों में ठीक इसी अक्षांश के की अवस्थिति पर कड़ाके की ठंड पड़ती है। इसी तरह भारत का प्रायद्वीप पठार तीन और सागर से घिरा हुआ है। यह व्यवस्था भी भारत को सामान्य तापमान बनाए रखती है ना। तो ये प्राकृतिक रूप से एक तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है ना। तो इस तरह से ये प्रकृति का देन है कि भारत को चारों तरफ से सुरक्षा प्रकृति खुद कर रहा है। तो किसका मजाल है कि भारत में कोई घुसे या भारत को नष्ट करे हैं? पाकिस्तान और चाइना। जिसका हिफाजत खुद परवरदिगार करे, उसको इंसान क्या मिटा सकता है। यह व्यवस्था भी भारत के सामान्य तापमान को बनाए रखती है। पुनः ऋतु चक्र अनुसार वायु दिशा का विपर्य भारत को ऋतुओं का एक लयबद्ध चक्र प्रदान करता है। भारत के लोकगीत, ग्राम गीत, रहन सहन, पहनावा तथा भोजन की आदतें आदि सभी कुछ मानसून के साथ से जुड़ा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के मानसून एक एकता में आबंध करने वाले सूत्र या बंधन जैसा है। ठीक। अगला प्रश्न, तमिलनाडु तट पर जाड़े में वर्षा होती है, क्यों होती है? तो देखिए, तमिलनाडु तट पर जाड़े में वर्षा होने का कारण निम्नलिखित है। पहला, तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण गर्मी में वर्षा नहीं प्राप्त करते। जाड़े में तमिलनाडु तट उत्तरी पूर्वी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। ये पवनें शुष्क होती है। जिस समय उत्तरी पूर्वी पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है तो ये नमी ग्रहण कर लेती है। जब ये पवनें तमिलनाडु तट पर पहुंचती है तो ऊपर उठकर संघनित हो जाती है तथा वर्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा से प्रभावित है, कारण क्या है? तो राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा से प्रभावित है। इसका कारण निम्नलिखित है। पहला, राजस्थान, गुजरात और तथा पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है। दूसरा कारण, इससे इन क्षेत्रों में पानी की मांग, पानी के पीने के लिए पानी, कृषि की सिंचाई के लिए तथा अन्य कामों के लिए हर समय रहती है, मांग रहती है। मतलब पानी नहीं रहते ना, पीने के लिए भी पानी का मांग, कृषि के लिए या अन्य काम, हर जगह तो पानी का यूज होता है। इन क्षेत्रों में शुष्कता, रेतीली भूमि और पथरीली भूमि होने के कारण नहरें तथा कुएं खोदना सरल नहीं है। अतः इन क्षेत्रों में सिंचाई का साधन विकसित नहीं है। अगर वर्षा ना हो तो तुरंत सूखे की स्थिति इन भागों में उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु दशाओं की क्षेत्रीय विषमताओं को उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइए। मरुस्थलीय क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में तापमान कभी कभी 55 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ जाता है, जबकि कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में जो द्रास स्थान है, द्रास में शीत ऋतु में तापमान -45 डिग्री तक गिर जाता है। तो ये देखिए विषमता माने कैसा
भिन्न है। एक जगह 55 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जा रहा है और एक ही जगह ये भारत ही है जिसमें -45 पहुंच जा रहा है। केरल और अंडमान तथा निकोबार जैसे समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में दैनिक ताप परिसर लगभग 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जबकि यह मरुस्थल में 50 डिग्री, दिन में 50 और रात में हिमांक बिंदु यानी 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। इतना फर्क हो जाता है, दिन में पूरा गर्मी 50-55 और रात में माइनस में पहुंच जाता है ना। मतलब फर्क क्या है, दिन और रात में 50 डिग्री का। अगला, ग्रीष्म ऋतु में बाड़मेर मरुस्थल का तापमान जब 50 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसी दिन गुलमार्ग कश्मीर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फर्क दिख रहा है ना। इसी प्रकार शीत ऋतु में जिस दिन कारगिल का तापमान 45 डिग्री हो जाता है तो उसी दिन तिरुवनंतपुरम यानी त्रिवेंद्रम का तापमान 20 डिग्री हो जाता है। तो फर्क है। सामान्यतः तटीय क्षेत्र तापमान एवं स्थल पवनों और सागरीय पवनों में कम अंतर होने के कारण सम जलवायु का अनुभव करते हैं, जबकि दूसरी ओर आंतरिक क्षेत्र अपनी स्थिति के कारण बहुत अधिक मौसमी अंतर अनुभव करते हैं। ये हो जाएगा। भारत में एक और ऐसे क्षेत्र हैं जहां अत्यंत कम वर्षा होती है और दूसरी ओर एक ऐसा भी स्थान है जहां संसार की सर्वाधिक वर्षा होती है, माने सबसे ज़्यादा। तो भारत जैसा विविधता वाला देश कोई नहीं है। भारत में वर्षा और हिमपात दोनों ही होते हैं। मेघालय में 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख में 10 सेंटीमीटर जमे होता है, माने वर्षा शायद ही होता है उस सब जगह में। पश्चिमी विक्षोभ में भारत के उत्तरी भाग में शीत ऋतु में उपयोगी वर्षा लाते हैं, जबकि उसी समय पूर्वी तट पर विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात टकराती है। ठीक है, तो ये सब भारत की विविधता है। लास्ट क्वेश्चन किधर गया। भारत में होने वाली मानसून वर्षा एवं उसकी विशेषता बताइए। देखिए क्या है, मानसून के वे पवनें हैं जो समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल देती है। इसी के परिणाम स्वरूप ऋतुओं का चक्र चलता है, यानी मौसम बदलता है। अतः मानसूनी विभिन्नता के आधार पर वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिमी, मानसूनी ऋतु जिसको वर्षा ऋतु भी कहेंगे, जून से सितंबर तक, और शरद ऋतु पीछे हटती हुई जिसको पश्चिमी मानसून कहते हैं, है ना। तो ये होता है अक्टूबर से नवंबर तक। मानसूनी वर्षा का विशेषता देखिए, भारत में पवन विमुख ढालों, वृष्टि छाया क्षेत्रों और थार जैसे मरुस्थल क्षेत्रों को छोड़कर से सभी स्थानों में पर्याप्त मानसूनी वर्षा होती है। इस ऋतु के आरंभ में पश्चिमी घाटों की पवनाभिमुख ढालें भारी वर्षा प्राप्त करती है, अर्थात 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र दक्कनी पठार, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी सौलभ वर्षा होती है। देश के उत्तरी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, जैसे मानसीराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा, सर्वाधिक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा। भारत का मानसून विराम लेता है, अर्थात वर्षाहीन अवकाश के साथ रुकता है। वर्षा का स्थानीय वितरण का अवधारण करने वाली मानसूनी द्रोणी के कारण ही ऐसा होता है। उष्णकटिबंधीय दाब के बारंबारता और गहनता या तीव्रता के कारण ही भी मानसूनी वर्षा का मात्रा और दिशा बदलती है। अगला लिख सकते हैं, उत्तरी मैदानों के ऊपर मानसूनी द्रोणी का बनना वहां अक्टूबर नवंबर मास में भारी वर्षा का कारण है, जबकि इस दौरान सामान्यतः शीतकालीन शुष्क मौसम की दशाएं बनती हैं। ठीक है, तो ये रहा ये इस भूगोल का ये एक चैप्टर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्स्ट्रा चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए वीडियो में बने रहे हो, नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।